हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियाज़ एजिंग वर्कफोर्स के बारे में। हाल ही में कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ेस आती हैं और कुछ आर्टिकल्स आते हैं, कुछ डेटा रिलीज होते हैं और इन डेटा के बेसिस पे ये कंक्लूड किया जाता है कि इंडिया की जो वर्कफोर्स है ना, उसमें बेसिकली 45 प्लस ईयर्स जिनकी एज है, ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए हम आज डिस्कशन करने वाले हैं इंडिया की जो वर्कफोर्स है उसकी एज कैसे बढ़ रही है, क्या है ये कंसर्न, क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं और क्या इसके रीजंस हैं बेसिकली पीछे इसके। आइए डिटेल में हमारी डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस का। हाउ इंडिया इज बिकमिंग यंग कंट्री बट विथ एन एजिंग वर्कफोर्स। बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस में ये पूरा डिटेल्ड आर्टिकल आया था, हालांकि इस डेटा के बेसिस पर, और ये डेटा CMIE के इकोनॉमिक आउटलुक से लिया गया है और इसकी बेसिक एनालिसिस है। अब बेसिकली ग्लोबली अगर हम देखें तो ग्लोबल लेवल पे इंडिया को यंगेस्ट कंट्री कहा जाता है। ठीक है, यंगेस्ट कंट्री के साथ साथ इंडिया की जो एवरेज एज है या फिर जो मीन एज है वो लगभग 28 साल है। ठीक है, इसके बावजूद भी CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का इकोनॉमिक आउटलुक में एक डेटा पब्लिश किया गया था और इस डेटा में ये चीज सामने आई कि इंडिया में वर्कफोर्स बूढ़ी हो रही है। और कैसे हो रही है? बेसिकली 45 इयर्स से ज्यादा जिन लोगों की एज है, ऐसे लोगों का प्रपोर्शन वर्कफोर्स में बढ़ रहा है। आइए डिटेल में देखते हैं इसे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया की जो मीन एज है, इंडिया में 28 साल है वो। अब आप सोच रहे होंगे कि मीन एज में तो सभी लोग आ जाते हैं, बेसिकली यंगस्टर्स, बच्चे, बूढ़े, जो भी वर्कफोर्स में अगर आप माने या जैसे भी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इंडिया की मीन एज 28 साल है भी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो लगभग हर जगह ही 28 साल होगी ना। और आपके दिमाग में तो यही सवाल आएगा कि अगर जो सीनियर सिटीजन है उनकी पॉपुलेशन कम होगी और जो यंग पॉपुलेशन है उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, तो मैथमेटिकली अगर आप निकालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया की मीन एज कम ही आएगी। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि चाइना के केस में मीन एज पहुंच जाती है 38 साल, और यही मीन एज जर्मनी के केस में पहुंच जाती है लगभग 47 ईयर्स। अब आप सोचिए कि इंडिया की मीन एज कितनी कम है और क्यों इंडिया को एक यंग नेशन कहा जाता है। ठीक है, अब वर्कफोर्स की एजिंग की अगर बात करें तो CMIE का इकोनॉमिक आउटलुक का जो डेटा हमें कुछ चीजें बताता है, और वो चीजें कौन कौन सी हैं। अब बेसिकली ये डेटा 3 एज ग्रुप्स के बारे में बात करता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं पहले ये डिस्कशन, तब हम आगे बढ़े। OECD के अकॉर्डिंग जो वर्किंग एज है, ये जो वर्किंग एज ब्रैकेट है ना, वो 15 से 64 इयर्स का है, यानी कि 15 से 64 साल के बीच के जो लोग हैं वो बेसिकली वर्कफोर्स में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बेसिकली OECD प्रोवाइड करता है। आइए अब हम डेटा पर नजर डाल लेते हैं। डेटा क्या कहता है? डेटा ये कहता है कि 15 से 29 साल के जितने भी लोग हैं ना वर्कफोर्स में, इन लोगों का प्रोपोर्शन पिछले 7 सालों में डिक्लाइन हुआ है। कैसे डिक्लाइन हुआ है? रीजन हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल में हम ये देख लेते हैं कि कितना डिक्लाइन हुआ है। तो 2016-17 में ये लगभग 25% था, जो कि 2022-23 में घट के ये सिर्फ 17% रह गया है। आप देखिए कितना डिक्लाइन हुआ है। इसके बाद 30 से 44 यानी कि 30 से 44 इयर्स का जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में भी वर्कफोर्स का जो प्रपोर्शन है, बेसिकली इस एज ग्रुप के जितने भी लोग हैं वर्कफोर्स में, उनका प्रपोर्शन डिक्लाइन हुआ है 5% से। पहले 38% था, अब सिर्फ 33% रह गया है। लास्टली वर्कफोर्स में 45 या उससे ज्यादा साल की एज वाले, मतलब बेसिकली 45 इयर्स या उससे ज्यादा की एज वाले जितने भी लोग वर्कफोर्स में हैं, इनका प्रपोर्शन काफी ज्यादा बढ़ा है, लगभग 49%, जो कि 2016-17 में सिर्फ 37% था। तो बेसिकली वर्कफोर्स एजिंग का सिर्फ और सिर्फ यही एक जो रीजन है, इसी से कंक्लूड किया जा रहा है कि इंडिया की वर्कफोर्स की एज बढ़ रही है। ठीक है, इंडिया की जो वर्कफोर्स है बेसिकली वो बूढ़ी हो रही है। तो कैसे? अब आप सोचिए 50%, लगभग लगभग 50% जो वर्कफोर्स है उसकी एज तो 45 साल या उससे ज्यादा है। इसका मतलब है कि हम एक डायरेक्शन पकड़ ली है हम लोगों ने, और वो डायरेक्शन है ऐसी कि उसमें वर्कफोर्स की एज बढ़ रही है बेसिकली। ठीक है, अब कुछ रीजंस भी होंगे बेसिकली इसके, वो हम डिस्कस करेंगे। अब अगर ये प्रोपोर्शन की बात की जाए किस लेवल से डिक्लाइन हुआ है, तो आप देखिए 2016-17 में लगभग 25% था, फिर 23 हुआ, फिर 22 हुआ, फिर 21 हुआ, 18 एंड फाइनली 2022-23 में 17%। और ये हम बात कर रहे हैं 15
से 29 साल के लोग जो वर्कफोर्स में हैं बेसिकली। इसके बाद 30 साल से लेकर के और 44 साल तक के लोग जो वर्कफोर्स में हैं उनके प्रोपोर्शन की बात की जाए तो ये 38% था। 38 फिर 37 फिर 36 फिर 35 एंड 33। तो जो मेजर डिक्लाइन हुआ है वो पिछले 3 सालों में हुआ है ना। इसके बाद 45 ईयर्स या उससे ज्यादा के जो लोग हैं उनका प्रोपोर्शन वर्कफोर्स में कैसे बढ़ा है, तो ये 37% था, फिर 39% हुआ, 40% हुआ, 42, 45, 47, 49। तो आप देखेंगे मेजोरिटी जो राइज है वो पिछले 3 से 4 सालों का है, और यहाँ पर भी जो मेजोरिटी फॉल है वो पिछले 3 से 4 सालों का है। अगर आप यहाँ पर नजर डालें तो 2018 के बाद से सडनली वर्कफोर्स के प्रोपोर्शंस में चेंजेस देखने को मिले हैं, ऐसा CMIE का डेटा हमें बताता है। अब एम्प्लॉयमेंट रेट्स जो हैं यूथ के, अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पर बेसिकली एक चीज ये भी है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बढ़ा है, ठीक है। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी एक चीज यहाँ पर नोटिस करने वाली ये है कि जो यूथ की पॉपुलेशन है ना वो पिछले 6-7 सालों में लगभग 2.64 करोड़ तक बढ़ी है। बावजूद इसके इस एज ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स हैं ये वर्कफोर्स में डिक्लाइन किए हैं बाय ऑलमोस्ट 3.2 करोड़। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट रेट भी इस पर्टिकुलर एज ग्रुप का डिक्लाइन किया है, ठीक है, 29% से लेकर 19% तक। अब यहां पर अभी डिफरेंस समझिए, एक बहुत क्रिटिकल डिफरेंस है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो जाता है कि आप देखिए इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि एम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 10% से डिक्लाइन कर जाता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रेट 10% से डिक्लाइन कर जाता है, मतलब इस एज ग्रुप के जितने लोग हैं, कितने लोगों के पास जॉब है उनमें से, ठीक है, तो मात्र 19% लोग ही हैं जो एम्प्लॉयड हैं इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के, ठीक है। और अब आप देखिए कि एम्प्लॉयमेंट रेट अगर गिर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एब्सोल्यूट नंबर्स भी तो गिरेंगे ना, एब्सोल्यूट नंबर्स भी तो गिरेंगे, और एब्सोल्यूट नंबर्स गिरे हैं। एब्सोल्यूट नंबर्स अगर हम देखें तो आप ये देखिए जो वर्कफोर्स में प्रपोर्शन है इस एज ग्रुप के लोगों का वो भी तो 25 से 17% पर आ गया ना। अब एम्प्लॉयमेंट रेट और बेसिकली वर्कफोर्स का प्रपोर्शन दोनों एक छोटा सा डिफरेंस है अगर आप देखें तो। बेसिकली अगर वर्कफोर्स में 100 लोग हैं और 100 में से 17 लोग अगर आपका 15 से 29 साल की एज वाले हैं तो बेसिकली ये आपका हो जाएगा 17% प्रपोर्शन बेसिकली वर्कफोर्स में। और एम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर 100 लोग कंसीडर करते हैं हम जिनकी एज 15 से 29 साल है, तो 100 में से सिर्फ 19 लोगों के पास में ही जॉब है, ठीक है। तो आप ये क्रिटिकल डिफरेंस समझ पा रहे होंगे कि बेसिकली प्रपोर्शन की जहां बात की जाती है तो अगर 100 एम्प्लॉयड हैं लोग, 100 मतलब एम्प्लॉयज हैं या 100 एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स की अगर बात की जाएगी तो उसमें से सिर्फ 17 ही होंगे ऐसे जिनकी एज 15 से 29 साल होगी। ये तो हो गया आपका प्रपोर्शन, ठीक है, जो कि डिक्लाइन कर रहा है यंगस्टर्स के केस में। अब एम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात की जाए तो 100 लोग हम वो कंसिडर करते हैं जिनकी एज 15 से 29 साल है, तो इन 100 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 19 लोगों के पास ही जॉब होगी, दैट्स व्हाट इज 19%। ये हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट रेट। तो बेसिकली इस डेटा के कंक्लूजन का एक ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वर्कफोर्स में एब्सोल्यूट नंबर्स भी डिक्लाइन किया है इस एज ग्रुप का, एज वेल एज ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट भी डिक्लाइन किया है। अब एब्सोल्यूट नंबर्स भी अगर हम देख लें तो वो भी डिक्लाइनिंग ही है, ठीक है। ये आप देखिए टोटल एम्प्लॉयड बिटवीन 30 से 45 और सबसे ज्यादा और 45 एंड अबव के अगर लोग देखे जाएं तो एम्प्लॉयमेंट रेट बेसिकली नेग्लिजिबल डिक्लाइन है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर जो वर्कफोर्स में प्रोपोर्शन है उसमें बढ़त देखी गई है, ठीक है। बट वहीं अगर हम देखें 15 से 30 साल वाले लोगों का, मतलब 15 से और 29 साल वाले लोगों का, तो ऐसे इंडिविजुअल्स के केस में एम्प्लॉयमेंट रेट भी डिक्लाइन हुआ है और वर्कफोर्स में प्रोपोर्शन भी डिक्लाइन हुआ है, यानी कि एब्सोल्यूट नंबर्स भी डिक्लाइनिंग है। अब इसका इम्पैक्ट बाकी लोगों पर क्या हो सकता है, बाकी लोगों पर जो इम्पैक्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ये जो डेटा है बेसिकली जो हम देख रहे हैं तो इससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है कि जो यूथ है 15 से 29 साल जिन लोगों की एज है उनका प्रपोर्शन वर्कफोर्स में डिक्लाइन कर रहा है। और डिक्लाइन करने का रीजन क्या है, कोई तो कारण होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि बस डिक्लाइन हो जाएगा, बस डिक्लाइन हो जाएगा, कोई नॉर्मल फिनोमेना तो नहीं है ना। जैसे हमने देखा कि लगभग 2.6 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी है बेसिकली ऐसे लोगों की जो जिनकी एज 15 से 29 साल के बीच में है। बावजूद इसके वर्कफोर्स में डिक्लाइन अच्छा खासा देखने को मिला है, एम्प्लॉयमेंट रेट में डिक्लाइन देखने को मिला है।
तो ये दोनों चीजें हमें कंफर्म करनी पड़ेंगी सारे फैक्टर्स से कि कौन से फैक्टर्स हैं इसके पीछे जिनकी वजह से ये रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, ये कॉन्सिक्वेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो आइए फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है लैकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अब यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ओवरऑल भी थोड़ा सा राइज किया था पिछले कुछ सालों में। ठीक है, इसके साथ में एक चीज और है कि लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है ना पहले से कहीं ना कहीं बेटर है। ठीक है, अब अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थोड़ी सी बेटर होगी तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उनके एस्पिरेशंस थोड़े से बड़े होंगे, एस्पिरेशंस बड़े होंगे, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज तो लिमिटेड ही आती हैं बड़े एस्पिरेशंस की अगर हम बात करें तो लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए जो एप्लीकेंट्स हैं ना, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जब वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी मिनिमल होती हैं तो हो जाता है कट थ्रोट कंपटीशन। और इस कंपटीशन की वजह से काफी कम लोगों को ही वो जॉब मिल पाती है। ठीक है, आगे हम और भी चीजें इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब जिन लोगों को जॉब नहीं मिलती है बेसिकली वो वेट करते रहते हैं एक सुटेबल जॉब अपॉर्चुनिटी का, और वो कोई अदर एम्प्लॉयमेंट नहीं चूज करते। ठीक है, तो बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है, कंपटीशन ज्यादा है, एलिजिबल कैंडिडेट्स बहुत कम जॉब्स के लिए बहुत ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो यूथ है बेसिकली उसका प्रोपोर्शन वर्कफोर्स में कम है। दूसरी बात अगर हम करेंगे तो स्किल्स मिसमैच। ठीक है, अब बेसिकली यहां पर एक सिंपल सा आप फंडा समझिए, अगर किसी बंदे के पास में, किसी भी स्टूडेंट के पास में, एस्पिरेंट के पास में एक सर्टेन डिग्री है, एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, चलिए पोस्ट ग्रेजुएशन ले लेते हैं। ठीक है, कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, कुछ भी हो सकता है, वो एमएससी, एमबीए, एमटेक, है ना, व्हाटएवर। अब अगर इस एस्पिरेंट के पास में वो सर्टेन स्किल सेट नहीं है जो एक्सपेक्ट किया जाता है एक पोस्ट ग्रेजुएट बंदे से, तो क्या जॉब मिल पाएगी? नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप सोचिए ना, ऐसे सोचिए स्किल्स मिसमैच को सिंपल लैंग्वेज में, कि आप अगर किसी से मैथ पढ़ना चाहेंगे तो आप पहले ये इंश्योर करेंगे ना कि उस बंदे को मैथ्स आती हो। ठीक है ना, आप बेसिकली जिस इंसान की एक्सपर्टीज लैंग्वेजेस में है या स्पोर्ट्स में है, आप उस इंसान से तो मैथ्स पढ़ने नहीं जाएंगे ना। यही है बेसिकली स्किल्स मिसमैच, कि लोगों के पास जो डिग्रीज हैं बेसिकली उस डिग्री के अकॉर्डिंग उनके पास में स्किल नहीं है, जो स्किल सेट है उस लेवल का नहीं है जो डिमांड है जॉब की। ठीक है, अब आप ये लैकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज और स्किल्स मिसमैच की बातें अगर देखें तो हम यहाँ पे एक आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं। स्किल्स मिसमैच में आपने प्लेसमेंट्स में देखा होगा। ठीक है, प्लेसमेंट्स में कई बार कंपनीज आती हैं और आपके जो भी कॉलेजेस होते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनमें प्लेसमेंट्स जनरली कॉलेज में ही होता है। और कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए, प्लेसमेंट्स में आपके बाकायदा रिटन टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। आपने यहाँ पर एक चीज देखी होगी, हर एक कंपनी का जो रिटन टेस्ट होता है ना, हर एक कंपनी का जो रिटन टेस्ट होता है, मोर और लेस कुछ चीजें सिमिलर होती हैं, कुछ चीजें अलग होती हैं। रीजन, उन्हें अलग अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में भी कुछ कंपनीज जो है वो 2 से 3 राउंड कंडक्ट कराती हैं। जैसे स्पेसिफिकली अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो आपका टेक्निकल राउंड भी होगा और अदर राउंड्स भी होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्किल्स उन्हें चेक करने हैं आपके। अगर आपके पास सर्टेन स्किल्स नहीं है तो आप प्लेस नहीं हो सकते, बस वही बात है। ठीक है, तो स्किल्स अगर आपके मिसमैच होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कंपनीज में प्लेस भी नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी ज्यादा कम है। अब आउट ऑफ डेस्परेशन कई बार क्या होता है कि बहुत कम केसेस में ही हालांकि ऐसा देखा गया है, मोस्ट ऑफ द पीपल कीप ऑन वेटिंग अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस, बट कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि ओवर क्वालिफाइड लोग भी अंडरपेड जॉब्स करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका रिसेंट एग्जांपल आप देखिए, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में रिसेंटली कुछ केसेस ऐसे देखे कि गवर्नमेंट के क्लरिकल लेवल के, ठीक है, क्लरिकल लेवल के एज वेल एज प्यून्स के जो रिक्रूटमेंट निकले थे, उसमें आप यकीन नहीं मानेंगे, पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने तक ने अप्लाई किया है क्लरिकल और प्यून के पोस्ट के लिए। ठीक है, रीजन बीइंग कुछ लोग नहीं वेट कर पाते, घर की कंडीशंस शायद बहुत अच्छी नहीं होती, है ना, इसीलिए। बट आगे हम इस चीज पर भी आ रहे हैं कि ये भी अपने आप में एक रीजन है, एजुकेशन एंड एस्पिरेशन। अब बेसिकली अगर आपने कोई भी कोर्स किया है और आपको उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही है तो नॉर्मली इंसान क्या करता है, अनटिल एंड अनलेस फैमिली कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो, अर्निंग का बहुत ज्यादा प्रेशर हो, मोस्ट ऑफ द पीपल कीप ऑन वेटिंग। ठीक है, कि उन्होंने जो जॉब एस्पायर की है, जो वो चाहते हैं, जिस पोजीशन पे वो पहुंचना चाहते हैं,
ठीक है, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, अपने डिग्री, अपने क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग वो जॉब उन्हें मिले, और अगर वो नहीं मिलती है, दे कीप ऑन वेटिंग, और अगर वो वेट करेंगे तो क्या वो वर्कफोर्स का पार्ट बनेंगे? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं। ठीक है, ये भी एक रीजन है कि वर्कफोर्स में यूथ का प्रोपोर्शन क्यों कम है। फिर आपका आता है इनफॉर्मल सेक्टर। अब बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो इनफॉर्मल सेक्टर को गवर्नमेंट ट्रैक नहीं करती। ठीक है, गवर्नमेंट ट्रैक नहीं करती। इनफॉर्मल सेक्टर क्या हो सकता है? एग्जाम्पल के लिए आपका एग्जाम्पल आप ऐसे ले लीजिए, रिक्शा पुलर, ठीक है, या फिर आपका जो पेवमेंट वेंडर्स होते हैं, ये सब एक्चुअल में इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। अब इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स कई बार बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर का इशू क्या है कि यहाँ पे प्रॉपर परमानेंट जॉब्स नहीं होती हैं, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ लाइक जो सोशल सिक्योरिटी है एज वेल एज जो मॉनेटरी या फिर आप कहना चाहिए कि रेम्यूनरेशंस की जो सिक्योरिटी है वो भी नहीं होती है। इसीलिए यूथ इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाना नहीं चाहता है, क्योंकि काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है ना, और गवर्नमेंट उसे ट्रैक भी नहीं करती है। तो जो बेसिकली जो पर्क्स हैं, जो रेम्यूनरेशंस हैं, इसके अलावा जॉब सिक्योरिटीज वगैरह हैं, इन सारी चीजों के कारण से भी यूथ इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं जाना चाहता है, और जो जाता भी है उसका एक्चुअल में डेटा और ट्रैकिंग तो है ही नहीं ना। तो ये भी एक इशू है ना, कि ओवरऑल जो यूथ क्यों कम है? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है ना, इसीलिए भी यूथ वर्कफोर्स में कम है। जॉब अपॉर्चुनिटीज आपका जो क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स हैं वो काफी ज्यादा है ना, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं बेसिकली, लेकिन फाइनली जो पोस्ट हैं वो काफी कम है, और जिसके पास में स्किल सेट होगा वही उस जॉब तक पहुंच पाएगा। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ यूथ जाता नहीं है, और अगर जाता भी है तो इसका कोई डेटा नहीं है। लास्टली, लोगों की एजुकेशन जो है, एजुकेशन के अकॉर्डिंग एस्पिरेशंस ऊपर होती हैं, बट उसके अकॉर्डिंग अगर जॉब नहीं मिलता है, दे कीप ऑन वेटिंग। इसलिए भी वर्कफोर्स में यूथ का प्रपोर्शन कम है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे काफी लोग अगर ग्रेजुएशन के बाद में जॉब नहीं लगता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल गो फॉर पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन, आई मीन वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चले जाते हैं। वो शायद नहीं चाहते हैं कि अपने एस्पिरेशंस के साथ में उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, है ना। सो इनडायरेक्टली दे आर वेटिंग, तो वर्कफोर्स में तो नहीं है वो। तो बेसिकली ये सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, या फिर मतलब जिनके वजह से वर्कफोर्स में यूथ का प्रपोर्शन कम है। अब आते हैं हम कि अगर यूथ का प्रपोर्शन कम रहेगा और 45 प्लस एज जिन लोगों की है, 45 इयर्स प्लस, अगर ऐसे लोगों का प्रपोर्शन वर्कफोर्स में बढ़ जाता है तो फिर इसके आउटकम्स क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके रिपरकशंस क्या होंगे, तो वो भी हमें देखना है। अब इसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी आप सोचिए, एज के साथ में प्रोडक्टिविटी कम होती है, उसका रीजन आपका डिजीजेस है। ठीक है, सर्टेन डिजीजेस हो जाती हैं काफी। इसके अलावा कहीं ना कहीं काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज के साथ में लोगों के पास आती जाती हैं, है ना। और ये जो डिजीजेस हैं जिसकी वजह से लाइक बॉडी वीक होने लगती है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो, उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी आपकी कम होती है एज के साथ में, है ना। आप देखेंगे कि अगर प्रोडक्टिविटी की बात की जाती है तो जहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ऐसे जॉब्स में प्रेफर किया जाता है कि यंगस्टर्स को रिक्रूट किया जाए, है ना। और अगर ओवरऑल जो एजेड प्रपोर्शन है, मतलब ऐसे लोग जिनकी एज 45 ईयर से ऊपर है, ऐसे लोगों का प्रपोर्शन वर्कफोर्स में बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ओवरऑल वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी थोड़ी बहुत तो कम होगी ना। दूसरा आता है आपका इनोवेशन। अब इनोवेशन अगर आप देखेंगे, कुछ एक सेक्टर्स तो ऐसे हैं ना जहां पे डिमांड ही है कि यंगस्टर्स आके ज्वाइन करें। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप लें, आप मार्केटिंग का एग्जाम्पल लें। मार्केटिंग की जितनी कंपनीज हैं ये प्रेफर करती हैं कि नहीं, यंगस्टर्स ज्वाइन करें, फ्रेश टैलेंट और यंग टैलेंट एकदम इनके पास आकर लाइक जॉब करें, इन्हें ज्वाइन करें। इसका रीजन क्या है? बिकॉज कहीं ना कहीं यंग माइंड्स ज्यादा इनोवेटिव होते कंपैरेटिवली। ठीक है, दिस इज द रीजन कि इनोवेशन कहीं ना कहीं एज के साथ में डाउन होता है। और अगर वर्कफोर्स में ऐसे लोग बढ़ेंगे जिनकी एज काफी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वर्कफोर्स का ओवरऑल इनोवेशन जो है, ओवरऑल इनोवेटिव माइंड जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिक्लाइन करेगा। तीसरी चीज आती है इकोनॉमिक ग्रोथ।
अब इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी फर्क पड़ेगा अगर जो वर्कफोर्स है उसकी एजिंग होती चली जाती है तो। कैसे पड़ेगा? कुछ एक सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर पर्टिकुलरली यंग वर्कफोर्स की ही रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? वहां पे एजेड वर्कफोर्स जाके काम नहीं कर सकती है। इसका सबसे सटीक एग्जांपल जो है वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है? कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वैसे भी जो कंडीशंस होती हैं बहुत चैलेंजिंग हो जाती हैं, काफी सारे हर्डल्स आते हैं। वेल इन दैट केस आपकी बॉडी अगर मतलब फिट एंड फाइन नहीं होगी और आप ज्यादा एजेड होगे तो आपको काम करने में दिक्कत होगी। आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स देखी होंगी, कई बार होता है ना, प्रॉपर स्टेयर्स नहीं होती हैं चढ़ने के लिए और काफी सारा सामान वामान इधर उधर पड़ा रहता है, और कई बार होता है कि आपको जैसे रिइंफोर्समेंट है, सरिया वगैरह है, तो जब इसको लगाया जाता है तब भी काफी चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है? दो मशीन्स का काफी सपोर्ट रहता है लेकिन इसके बावजूद भी काफी चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, यहाँ पर होता है ना, यंग से यंग लोग आकर काम करें। जिससे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं वो लोग, काम थोड़ा तेजी में कर पाते हैं, और लाइक रिक्वायरमेंट भी वही है क्योंकि फील्ड इतनी ज्यादा चैलेंजिंग है, ठीक है? तो अब आप सोचिए कि अगर कंस्ट्रक्शन एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अगर यंग वर्कफोर्स है ही नहीं ओल्डर जनरेशन को रिप्लेस करने के लिए, यंग वर्कफोर्स है ही नहीं अगर ओल्डर वर्कफोर्स को रिप्लेस करने के लिए, तो फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर का काम कैसे चलेगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा एजेड लोग काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा मतलब आपकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है उसकी डिमांड होती है यहाँ पे, कुछ एक चीजें में तो बिल्कुल होती ही है। तो जब बॉडी की इतनी ज्यादा डिमांड है, लाइक कि यहाँ पर काफी स्ट्रेंथ होनी चाहिए बॉडी में तभी आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर पाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सर्टेन एज के बाद आप नहीं कर सकते कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम। और अगर एक सर्टेन एज के बाद नहीं कर सकते देन इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। क्योंकि यहाँ पर तो हम जो चीज देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि यंगर वर्कफोर्स जो कि रिप्लेस करती है ओल्डर वर्कफोर्स को, उसका तो प्रपोर्शन डिक्लाइन होता चला जा रहा है। और जब इसका प्रपोर्शन डिक्लाइन हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है। अब आप ये सोचिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। जो भी आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आपको वही नहीं मिलेगा, वही मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? हाउ इज इट पॉसिबल? इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तीसरी चीज आती है स्किल शॉर्टेजेस। अब कहीं ना कहीं हम जो एजेड वर्कफोर्स है हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो नए स्किल्स एक्वायर करें, ठीक है? जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग वर्कफोर्स है, हम उनसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि दे शुड बी स्किल्ड, ठीक है? रीजन, एक सर्टेन एज के बाद माइंड जो है नए स्किल्स को बहुत इजीली ग्रास्प नहीं कर पाता है, बहुत इजी नहीं होता है। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल और बहुत रीसेंट एग्जांपल अगर मैं दूं, तो जब इंडिया में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए तो बैंकिंग सेक्टर ने भी कंप्यूटर्स को अपने रोजमर्रा के जो भी एक्टिविटीज हैं उनके लिए यूज करना शुरू कर दिया, और आज आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर का बकायदा बैंकिंग सेक्टर के लिए टेस्ट भी होता है, ठीक है? जो कंप्यूटर बैंक्स के जो रिक्रूटमेंट होते हैं उसमें बकायदा आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होता है। लेकिन जब इंट्रोड्यूस किए गए थे 1980s और 90s का जो एरा था, उस समय जब कंप्यूटर्स आए तब बैंक्स में इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया, और बैंक्स में जो सीनियर, लाइक एज वाइज हम बात कर रहे हैं कि एज वाइज जो लोग सीनियर स्टाफ था उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी कंप्यूटर्स ऑपरेट करने में। आज भी अगर आप जाएं बैंक्स वगैरह में और देखेंगे तो जो लोग ज्यादा एजेड हैं उन्हें कंप्यूटर चलाने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है? रीजन इसका क्या है? ये है, एज के साथ में नए स्किल्स एक्वायर करना थोड़ा सा टफ होता चला जाता है, और अगर वर्कफोर्स एजेड होती चली जाएगी तो फॉर श्योर एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा जब स्किल्स की शॉर्टेज होने लगेगी। और अगर आप आज के वर्ल्ड की बात करें तो आज का वर्ल्ड आईसीटी ड्रिवन है। आज का वर्ल्ड जो है ये आईसीटी ड्रिवन है। अब अगर आईसीटी ड्रिवन वर्ल्ड है और ऐसे में स्किल्स की शॉर्टेज हो जाना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे वो होता है ना कि बिजनेस हाउसेस को चलाना हो, काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा, ठीक है? क्योंकि आईसीटी रिलेटेड स्किल्स जो है ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और जैसा कि हमने देखा, बैंक्स का जो केस देखा था हमने, कि जो सीनियर स्टाफ था उन्हें काफी इश्यूज आए थे शुरुआत में कंप्यूटर्स को अडॉप्ट करने में, ठीक है? तो ये जो इशू है बेसिकली कि आप एज के साथ में नए स्किल्स एक्वायर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, और हम यंगस्टर्स से ये उम्मीद करते हैं कि वो नए स्किल्स को एक्वायर करके और फील्ड में एंटर करें। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर जो वर्कफोर्स है उसकी एज बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हम स्किल्स की शॉर्टेज
देख सकते हैं, क्योंकि हम एजेड वर्कफोर्स से ये उम्मीद नहीं करते कि वो नए स्किल्स एक्वायर करेंगे। लेकिन क्या बिना नए स्किल्स के आप इंडस्ट्री में सस्टेन कर सकते हैं? नहीं। अगर आपको इंडस्ट्री में या फिर वर्कफोर्स में सस्टेन करना है तो ऑब्वियस सी बात है, आप सोचिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कितनी सारी स्कीम्स चला रही है। रीजन बीइंग, कई बार आपकी डिग्रीज आपके लिए हेल्पफुल नहीं होती, आपके स्किल्स आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और ओल्डर जनरेशन से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो बहुत ज्यादा लाइक स्किल्स एक्वायर कर पाएंगे एक सर्टेन एज के बाद, ठीक है। काफी इश्यूज होते हैं, और मतलब अगर हम बायोलॉजिकली भी देखें तो काफी सारे हर्डल्स आते हैं। लास्ट, कंजम्पशन पैटर्न्स। अब अगर वर्कफोर्स एजेड होती जा रही है, इसका मतलब वर्कफोर्स जो है एजेड हो रही है और ज्यादा एजेड लोग वर्कफोर्स में है, इसका मतलब जो यंग है, जो यूथ है, दैट्स काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयड। मान सकते हैं हम इस चीज को, क्योंकि वर्कफोर्स में 50% लोग तो ऐसे हैं जिनकी एज 45 या उससे ज्यादा है। इसका मतलब है कि हमारा जो यूथ है वो तो अनएम्प्लॉयड है ना। काफी सारे लोगों के पास में जॉब्स नहीं है, और अगर जॉब्स नहीं होंगी तो आप सोचिए कि दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स, और जब वो खुद अर्न नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन में थोड़ा सा डिफरेंस तो आएगा, है ना। रीजन बता दूं, जो एजेड लोग होते हैं वो आप देखोगे बहुत सटीक तरीके से अपने एक्सपेंसेस प्लान करते हैं, ठीक है। बट जो यंग लोग होते हैं आप देखेंगे थोड़े से फैशनेबल होते हैं, थोड़े से शौकीन होते हैं, तो इनके कंजम्पशन पैटर्न्स भी तो अलग होते हैं। तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन पैटर्न्स में भी डिफरेंस आएगा, और जो भी छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो भी मतलब आपके छोटे मोटे मतलब कहना चाहिए कि सर्विस इंडस्ट्री हैं, तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस ही करती हैं यूथ की वजह से, क्योंकि उनके कंजम्पशन पैटर्न कुछ इस टाइप के होते हैं। तो अगर यूथ वर्कफोर्स के बाहर रहेगा और अनएम्प्लॉयड रहेगा तो कहीं ना कहीं ये वाले जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं इस पर भी तो असर देखने को मिलेगा, और जो भी छोटे मोटे बिजनेसेस हैं उन पर भी असर देखने को मिलेगा। तो ये इम्प्लीकेशंस की बात की। अब हम डेमोग्राफी की बात कर लेते हैं। बेसिकली डेमोग्राफी क्या है? पॉपुलेशन का जो पैटर्न है, पॉपुलेशन का जो कंपोजिशन है, दैट्स व्हाट इज डेमोग्राफी, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 ये कहता है कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है ये 2041 के बाद में पीक पर पहुंचेगा, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन लगभग 59% होगी, ठीक है। वर्किंग एज पॉपुलेशन 59% होगी। इसका मतलब है कि इंडिया में अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 59 जो है 59 वर्किंग एज पॉपुलेशन के, यानी कि 15 से और 64 साल के बीच की एज के होंगे। इसके अलावा अगर इंडिया के पॉपुलेशन पिरामिड की बात की जाए तो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑफ वर्किंग एज, और जो सीनियर सिटीजन है यानी कि एल्डरली हैं वो हाल फिलहाल में 7 से 8% है, ठीक है। पॉपुलेशन पिरामिड अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का शेप है इंडिया का। आपका ऐसे पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब बेसिकली ये बताता है हमें कि पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है। एक तरफ मेल्स की पॉपुलेशन होती है, एक तरफ फीमेल्स की पॉपुलेशन होती है, और ये आपका एज वाइज स्केल्स होती हैं, जैसे 0 to 4, 5 to 9, और ये आपकी पॉपुलेशन होती है बेसिकली कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अगर हम इंडिया के केस में देखें तो 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, ये जो 4 पॉपुलेशन ग्रुप्स है ना, मतलब बेसिकली एज ग्रुप्स हैं, इनकी पॉपुलेशन मोर और लेस आसपास है। आप समझ रहे हैं? मोर और लेस 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14 एंड 15 to 19, ये 4 एज ग्रुप्स की पॉपुलेशन लगभग आसपास है। इसके अलावा फिर आपका जो आएगा 20 से 24 और 25 से 29, इसकी पॉपुलेशन थोड़ी थोड़ी कम होती है, और 29 के ऊपर जैसे जैसे आप यहाँ पर जाओगे पॉपुलेशन एकदम से डिक्लाइन होती चली जाती है, ठीक है। इसलिए इंडिया का जो डेमोग्राफिक आपका पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड, ये कुछ ऊपर से शेप इसकी ऐसी है, ट्रायंगुलर शेप, क्योंकि जितनी एज बढ़ती है उतना पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है ना। मतलब कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी पॉपुलेशन काफी कम है, और आप इस वाले फैक्ट से देख सकते हैं कि 2041 के बाद मोटा मोटा 60% जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज ग्रुप की होगी, यानी कि 15 साल से 64 साल। और हमने इससे पहले ये चीज देखी भी थी कि इंडिया की जो मीन एज है वो कितनी है, 28 साल है लगभग। अब इंडिया के जो फीचर्स हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के, अगर उसे देखें तो लार्ज एंड ग्रोइंग वर्किंग एज पॉपुलेशन, जैसा कि हमने अभी देखा कि 2041 के बाद ये पीक करेगा, मतलब अभी ये और बढ़ना है, वर्किंग एज पॉपुलेशन और बढ़नी है। इसका मतलब है कि 15 से 64 साल का जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में और बढ़ेगा अभी। दूसरा आता है यूनिकनेस, काफी यूनिक लाइक डेमोग्राफी है। इसके बाद यूनिकनेस में अगर हम कुछ चीजें देखें तो कल्चरल वेरिएशन है, सोशियो इकोनॉमिक वेरिएशन है, ठीक है। देन इंक्रीजिंग एजुकेशन लेवल्स। अब एजुकेशन लेवल्स कैसे इंक्रीजिंग है ये हम देखते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो से। गवर्नमेंट इसे पब्लिश करती है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को, ठीक है। और बेसिकली जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेट या फिर रेशो
तो बेसिकली ग्रॉस एनरोलमेंट रेट जो है आपका ये बढ़ता चला जा रहा है पिछले कुछ सालों से, और स्पेसिफिकली अगर ग्रॉस एनरोलमेंट हम फीमेल्स के केस में देखें तो ये कंसिस्टेंट राइज हुआ पिछले कुछ मतलब एटलीस्ट लास्ट 2 डेकेड्स में। दूसरा, जेंडर इक्वालिटी। अब आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट एक्चुअल में काफी ज्यादा फोकस कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट पे, काफी सारी स्कीम्स लेकर आ रही है, ठीक है, वुमेन एजुकेशन के लिए, गर्ल चाइल्ड को बचाने के लिए, है ना। और इस स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो जेंडर इक्वालिटी के लिए पीएनडीटी आपका जब से आया, पीएनडीटी के बाद से जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस थे वो भी काफी कम हो गए, है ना। इसके अलावा बहुत सारी सेविंग स्कीम्स चला रखी हैं गर्ल चाइल्ड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसके अलावा एजुकेशन स्कीम्स चला रखी हैं, ठीक है। तो जब इतनी सारी स्कीम्स चला रखी हैं, वो चला क्यों रखी हैं? अगर आप इसका सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो सेक्स रेशो है, सेक्स रेशो थोड़ा बहुत ड्विंडल कर रहा था, उसे बैलेंस आउट करने के लिए। दूसरा कि वुमन एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट चाहती है कि वुमन एम्पावरमेंट तेजी से हो। आगे हम स्कीम्स भी देखेंगे कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली चला रखी हैं, है ना। लास्टली, वे फॉरवर्ड। अब आप पूरी डिस्कशन को अगर एनालाइज करें तो हमने जो चीजें डिस्कस की रिगार्डिंग एजिंग वर्कफोर्स, तो इंडिया की जो वर्कफोर्स है दैट इज एजिंग, उसकी एज बढ़ती चली जा रही है। साथ के साथ आप एक चीज अगर देखें तो जो 45 इयर्स जिनकी एज है या उससे ज्यादा है, ऐसे लोग वर्कफोर्स में उनका प्रोपोर्शन बड़ा है बेसिकली, है ना। एजिंग ऑफ वर्कफोर्स से मतलब बेसिकली जो हमें कंक्लूड करनी है चीज। इसके अलावा हमने रीजंस पे बात की कि क्या रीजंस हैं कि क्यों वर्कफोर्स में 45 इयर्स से ज्यादा वाले जो लोग हैं उनका प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, ठीक है। और हमने कॉन्सिक्वेंसेस की बात की कि क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बेसिकली क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। अब यहाँ पर वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो वे फॉरवर्ड बेसिकली अगर आप देखें, सबसे पहली चीज के जो वेल क्वालिफाइड लोग हैं, जिनके मतलब एजुकेशन का लेवल अच्छा है, और जो लोग बेसिकली आपका डिग्रीज ले करके और उन्हें सुटेबल जॉब नहीं मिल रहा है और वो थोड़ा सा बेटर जॉब एस्पायर करते हैं, तो दे जस्ट कीप ऑन वेटिंग। लेकिन क्या उनके वेट करने से वर्कफोर्स में काम नहीं होगा, मतलब बेसिकली बाकी काम नहीं होंगे? क्या वर्कफोर्स उनके लिए वेट कर सकती है? क्योंकि एक सर्टेन वर्कफोर्स तो रिक्वायर्ड है ना। तो जब सर्टेन वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है तो बेसिकली हमारी जो ओल्डर वर्कफोर्स है ना, जो एजेड वर्कफोर्स है, हमें हाल फिलहाल में कुछ ऐसी पॉलिसीज, कुछ ऐसे इंसेंटिव्स लेकर आने होंगे जिससे हमारी ओल्डर वर्कफोर्स जल्दी रिटायर ना हो और वो कंटिन्यू कर सके। क्योंकि जब तक यंगर वर्कफोर्स इन्हें रिप्लेस करने के लिए नहीं आ जाती, तब तक तो ये लोग काम करेंगे ना, अदरवाइज तो काफी सारी चीजें रुक जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज पे काम करना चाहिए जिससे कि रिटायरमेंट की एज को फ्लेक्सिबल बनाया जा सके और ओल्डर वर्कफोर्स की रिटायरमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, रिटायरमेंट की एज को फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है, वर्किंग आवर्स कम किए जा सकते हैं। इसके अलावा कंपनीज कुछ ऐसी फैसिलिटीज पे काम कर सकती हैं जिससे कि ओल्डर एज जो हेल्थ इश्यूज हैं उन्हें एड्रेस किया जा सके। लास्टली, अपस्किलिंग पर भी काम किया जा सकता है। ओल्डर वर्कफोर्स के स्किल्स का जो इशू था, तो एटलीस्ट वो सारे स्किल्स मतलब वो सारे स्किल सेट की ट्रेनिंग जरूर प्रोवाइड की जा सकती है जिनके बिना काम बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि जब तक यंगर वर्कफोर्स इन्हें रिप्लेस करने के लिए तैयार नहीं हो जाती, चाहे उनका स्किल सेट हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, ठीक है, चाहे उनके खुद के एस्पिरेशंस हो, बट जब तक वो वर्कफोर्स में एंटर होने के लिए नहीं तैयार हो जाते, तब तक के लिए तो हमें ओल्डर वर्कफोर्स के लिए कुछ पॉलिसीज और कुछ इंसेंटिव्स और कुछ फैसिलिटीज पर काम करना पड़ेगा। अदरवाइज ओवरऑल काम कैसे होगा? सारी चीजें फिर तो रुक जाएंगी ना धीरे धीरे, अगर ओल्डर वर्कफोर्स रिटायर होने लगी और वो अगर मतलब होता ना काम उन्होंने करना छोड़ दिया तो, ठीक है। क्योंकि जब तक यंगर वर्कफोर्स उन्हें रिप्लेस नहीं कर देती आगे, तब तक तो उन्हें काम करना ही पड़ेगा। अदरवाइज बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी एकदम से, तो वो भी नहीं होने दे सकते। हमने देखा था एग्जांपल के लिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितने सारे चैलेंजेस आ सकते हैं अगर वर्कफोर्स में ऐसे इश्यूज फेस करने को मिलते हैं तो, ठीक है। अब हम प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पेपर 2 में 2020 मेंस में पूछा गया था। क्योंकि हमने आज एजिंग वर्कफोर्स के बारे में बात की है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रोस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, साउंड एंड एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसीज आर नीडेड पर्टिकुलरली इन फील्ड्स ऑफ जेरियाट्रिक्स एंड मैटरनल हेल्थ केयर, डिस्कस। अब बेसिकली हम सबसे पहले सोशल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो सोशल डेवलपमेंट इज ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है।
चाहे फिर वो एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हेल्थ हो, हैप्पीनेस हो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट में ये सारी चीजें प्रोवाइडेड होंगी तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगा एक इंडिविजुअल का। इसके अलावा हेल्थ केयर पॉलिसीज की जरूरत क्यों है सोशल डेवलपमेंट के लिए, तो बेसिकली आप जस्ट दूसरे तरीके से सोचिए कि अगर बेटर हेल्थ होती है तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बेटर हेल्थ होती है तो आपका कोई भी इंडिविजुअल हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल हो, अगर बेटर हेल्थ होगी तो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। इसके बाद अगर फिजिकल हेल्थ बेटर होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ भी बेटर होगी, ठीक है। मेंटल हेल्थ बेटर होगी तो कहीं ना कहीं माइंड थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से काम कर सकता है, कॉग्निटिव एबिलिटीज जो हैं वो थोड़ा सा बेटर हो सकती हैं, ठीक है। मतलब पढ़ने लिखने का जो भी सीन है या थोड़ा प्रोडक्टिव या जो भी है उस डायरेक्शन में माइंड काम कर सकता है अगर हेल्थ ठीक होगी तो। इसके अलावा मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे, जैसे जिन लोगों की कंटिन्यूस हेल्थ खराब रहती है तो कई बार वो डिप्रेशन और एंजाइटी के भी शिकार हो जाते हैं, ठीक है। लास्टली, अगर मेंटल हेल्थ ठीक रही, मतलब फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी तो मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, और अगर ये दोनों चीजें बेटर होती हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेशन एजुकेशन में जो परफॉर्मेंस होगी वो भी ठीक ठाक होगी। और अगर एजुकेशन में परफॉर्मेंस ठीक ठाक होती है तो कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज बेटर मिल सकती हैं। और अगर हेल्दी इंडिविजुअल होगा, बेटर एजुकेशन होगी, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी तो ओवरऑल हैप्पीनेस भी तो बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप हैप्पीनेस इंडेक्स देख लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, उसमें एक हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके अलावा आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में देख लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स में आप बात कर सकते हैं। हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, ठीक है। हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, तो इसीलिए बेसिकली सोशल डेवलपमेंट को हेल्थ से लिंक किया गया है। और अब आप यहाँ पे दोबारा स्टेटमेंट पढ़ें, इन ऑर्डर टू एनहांस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, साउंड एंड एडिक्वेट हेल्थ केयर पॉलिसीज आर needed particularly in fields of maternal health as well as geriatrics। तो ये हमने बेसिकली सोशल डेवलपमेंट की बात की और बात की कि क्यों हेल्थ जरूरी है, जिससे कि सोशल डेवलपमेंट ओवरऑल बेटर होगा, ठीक है। हमने ये रीजन पे बात कर ली, हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब मैटरनल हेल्थ की अगर बात करें और जेरियाट्रिक्स की बात करें तो हाल फिलहाल में जेरियाट्रिक्स इज बेसिकली ओल्ड एज केयर। तो ओल्ड एज पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ओल्ड एज पॉपुलेशन इस समय लगभग 7 से 8% है, ठीक है। बट जैसा कि हमने देखा कि हाल फिलहाल में ये 7 से 8% है, बट इन फ्यूचर तो ये बढ़ेगी ना। और अगर इन फ्यूचर बढ़ती है तो ओल्ड एज केयर की जो बेसिकली नीड्स हैं उन्हें एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है बेसिकली जो कम होता जा रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं घरों में बच्चे कम पैदा किए जा रहे हैं। एंड वेल इन दैट केस आप सोचिए कि एक सर्टेन टाइम आएगा जब वर्किंग पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर ओल्ड एज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जैसे अगर घर में 1 या 2 बेटे या बेटियां हैं एंड इफ़ दे आर वर्किंग तो उनके ऊपर अपने पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है। और क्योंकि TFR जो है डिक्लाइन करता जा रहा है धीरे धीरे, तो इन फ्यूचर हम ये देख सकते हैं कि घरों में 1 या 2 बच्चों से ज़्यादा शायद नहीं दिखेंगे हमें, तो उनके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो इसीलिए भी कहीं ना कहीं ओल्ड एज केयर का जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स हैं, उन्हें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एक सर्टेन टाइम आएगा जब ओल्ड एज पॉपुलेशन सडनली स्पाइक करेगा, सडनली बढ़ेगा, नॉट नाउ, आफ्टर 2 और 3 डिकेड्स। तो ओल्ड एज केयर की भी हमें बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत पड़ेगी, और जो हेल्थ की जो नीड्स हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने हालांकि स्कीम्स चलाई हुई हैं, जैसे वयोश्री सम्मान है, इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, कुछ एक और स्कीम्स हैं बेसिकली अटल अभ्युदय योजना, और ये सारी जो स्कीम्स हैं ये ओल्ड एज केयर के लिए चलाई जा रही हैं। इसके बाद मैटरनल हेल्थ की अगर बात करें तो मैटरनल हेल्थ बेसिकली अगर इंडियन वुमेन्स की बात की जाती है तो इंडियन वुमेन्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा न्यूट्रिशन के कुछ इश्यूज़ रहे हैं, इंडियन वुमेन्स जैसे एनेमिक हैं, और ये सारे जो इश्यूज़ रहे हैं, इसी कारण से गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए हैं जिनसे वुमेन्स की जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उन्हें एड्रेस किया जा सके।
ठीक है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स और इंसेंटिव्स चला रखे हैं, जैसे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व योजना। तो ये सारी जो स्कीम्स हैं बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मैटरनल हेल्थ केयर के लिए ही चलाई गई हैं, जिससे कि जो भी मैटरनल नीड्स हैं उनकी नीड्स को पूरा किया जा सके, चाहे वो न्यूट्रिशनल नीड्स हों, चाहे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रिलेटेड नीड्स हों, उन सारी नीड्स को एड्रेस किया जा सके, जिससे कि मदर एज वेल एज चाइल्ड दे बोथ शुड बी हेल्दी, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इन्फेंट मोर्टालिटी के जो रेट्स थे इंडिया में, एक सर्टेन टाइम था जब इन्फेंट मोर्टालिटी काफ़ी हाई था, और यही हमारा एक्चुअल में ह्यूमन कैपिटल है। और अगर हम बेसिकली अपने ह्यूमन कैपिटल को ही प्रिजर्व ना कर पाए तो फिर सोशल डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा। तो इसीलिए इन्फेंट मोर्टालिटी को भी कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। अब इस ह्यूमन कैपिटल को प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और चाहे वो मैटरनल हेल्थ केयर से रिलेटेड नीड्स हों या फिर होता है ना कि न्यूट्रिशनल नीड्स बच्चों की हों, उन्हें एड्रेस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर उन्हें एड्रेस नहीं किया गया तो ऑब्वियसली बात है कि हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हमें ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इन्हें एड्रेस करना ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज ओवरऑल अगर हेल्थ प्रॉपर होगी तो कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट पर हम फोकस कर पाएंगे, क्योंकि सोशल डेवलपमेंट के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो ये हमने डिस्कस किया एजिंग वर्कफोर्स के बारे में, पूरे टॉपिक को डिटेल से जाना और उसके पीछे के रीजंस पे भी बात की कि क्या रीजंस थे और इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किया। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।